एक वड़ा पाव वेंडर एक दिन में 3000 का सेलिंग करता है और एक आईफोन सेलर एक दिन में 10 लाख का सेलिंग करता है। फिर भी दिन के अंत में वड़ा पाव वेंडर के बैंक अकाउंट में 3000 होता है, लेकिन आईफोन सेलर के अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 5 लाख होते हैं। कैसे? देखिए, आज हम कैश फ्लो एनालिसिस में ऐसे ही कुछ बातें करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक वड़ा पाव सेलर एक दिन में 3000 का सेलिंग करता है और एक आईफोन सेलर एक दिन में 10 लाख का सेलिंग करता है, लेकिन दिन के अंत में वड़ा पाव सेलर के हाथ में 3000 रुपया होता है, लेकिन आईफोन सेलर के हाथ में सिर्फ और सिर्फ 5 लाख होता है। कैसे? दोनों एक अलग तरीके का अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। वड़ा पाव ओनर कैश अकाउंटिंग को फॉलो करता है और आईफोन सेलर एक्चुअल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करता है। चलिए आज हम डिटेल में समझते हैं। वड़ा पाव सेलर जितना भी उसका सेलिंग हुआ वो कैश में डील करेगा। सीधा 3000 उसके बैंक अकाउंट या फिर उसके गले में दिन के अंत में 3000 दिखाया जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एक आईफोन 1 लाख का है और आईफोन सेलर एक दिन में 10 लाख आईफोन सेल करता है, बट वो 10 आईफोन में से 5 आईफोन उसने लोन पे सेल किया। उसका मतलब 5 आईफोन उसने कैश में सेल किया और दूसरा 5 आईफोन लोन के ऊपर सेल किया। जब भी हम आईफोन सेलर का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में टोटल सेलिंग यानी कि टोटल प्रॉफिट 10 लाख के ऊपर गिना जाएगा, बट एक्चुअल में कैश कितना आया है? 5 लाख का। वही आईफोन सेलर इस दिन में उसको 6 लाख का लोन चुकाना है, तो उसके पास तो 6 लाख है नहीं, मतलब उसका -1 लाख कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ जाएगा। इसीलिए आपको कभी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है, तब आपको कैश फ्लो एनालिसिस और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दोनों पढ़ना चाहिए। और कैश फ्लो एनालिसिस और बैलेंस शीट का क्या रिलेशन है, उस चीज को हम वीडियो के अंत में देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो कंपनी एग्जैक्टली कितना मनी जनरेट कर रहा है उस चीज को दिखा रहा है। कैश फ्लो एनालिसिस को हम एक रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तो आपको एकदम बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। एक रेस्टोरेंट में कितना कितना एक्टिविटी होता है। पहला तो रेस्टोरेंट को एडवर्टाइजमेंट करना है टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, और फिर स्टाफ भी हायर करना है। एक और एक्टिविटी ये है कि नए इक्विपमेंट लेना है ताकि जो भी पुराने इक्विपमेंट है उसको रिप्लेस कर पाए। दूसरा, एक शॉर्ट टर्म लोन भी लेना है। देखिए, रेस्टोरेंट फिर अपने शेयर इश्यू करके फ्रेंड्स से थोड़ा मनी भी लेना चाहता है ताकि वो थोड़ा पैसा इकट्ठा कर पाए फॉर एक्सपांशन ऑफ दैट न्यू रेस्टोरेंट। फिर वो एक नए कैफे में भी इन्वेस्ट करना चाहता है, फिर थोड़ा मनी वो एफडी में पार्क करना चाहता है। देन एक नया रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए भी उसको पैसा चाहिए और एक नए प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करना चाहता है जहां वो अपना नया रेस्टोरेंट ओपन कर पाए। फिर वो अपने किचन को भी अपग्रेड करना चाहता है। ये सारी एक्टिविटी में आइदर रेस्टोरेंट के पास पैसा आएगा या फिर उसको पैसा पे करना पड़ेगा। उसको एकदम बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड वन is investing activities and third one is financial activities. See, operation activities मतलब कौन कौन सी एक्टिविटी? वो एक्टिविटी जो डेली कोर बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, फिर मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे बहुत सारी। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन कौन सी है? जिस एक्टिविटी में कंपनी कुछ इन्वेस्ट करना चाहती है, यानी कि कोई इक्विटी शेयर परचेस करना है या फिर कोई प्रॉपर्टी बाई करनी है, वो सारी एक्टिविटी को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गिना जाएगा। फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी कौन कौन सी है? फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब जो भी कंपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करती है, जैसे कि कुछ लोन है, वो लोन चुकाना चाहती है या फिर कंपनी कोई डिविडेंड देना चाहती है, वो सारी एक्टिविटी को हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में गिना जाएगा। चलिए अभी हम वो रेस्टोरेंट वाले एग्जाम्पल में डिटेल में समझते हैं कौन कौन सी एक्टिविटी को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए, पहली एक्टिविटी कौन सी है? डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट टू द अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। वो है हमारी पहली एक्टिविटी, वो डेली एक्टिविटीज में गिना जाएगा, यानी कि ये ऑपरेशन एक्टिविटी है। फिर उसको नया स्टाफ हायर करने के लिए भी ये एक डेली एक्टिविटी है जो बिजनेस रन करने के लिए चाहिए, इसीलिए उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहेंगे। फिर नया इक्विपमेंट परचेस करना है, दैट इज ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर जब कंपनी को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तब कंपनी के पास पैसा आएगा, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। फिर कंपनी एक्सपांशन के लिए अपने फ्रेंड्स को शेयर भी लेना चाहती है, तो ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में गिना जाएगा। फिर रेस्टोरेंट एक कैफे में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी गिना जाएगा। जब रेस्टोरेंट एफडी में पैसा इन्वेस्ट करेगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। फिर कंपनी जब अपनी नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहती है, दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कॉस्ट इट विल जनरेट कैश। फिर जब कंपनी एक नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहती है, उसको भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में
गिना जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब रेस्टोरेंट अपने किचन को अपग्रेड करना चाहता है, दैट विल बी कंसीडर एज ऑपरेशनल एक्टिविटीज। आई होप आप समझ पाए होंगे कौन कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कौन कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और कौन कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। देखिए, कैश फ्लो एनालिसिस की वजह से आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमेशा पैसा जाएगा, मतलब रेस्टोरेंट को पे करना पड़ेगा। सेम चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी कंपनी को पैसा पे करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एक्टिविटी में कंपनी के पास पैसा आएगा। चलिए वो रेस्टोरेंट वाले एग्जांपल को डिटेल में समझते हैं। देखिए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर उसको हम एसेट में कंसिडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएगा, लेकिन कैश बैलेंस कम होगा। नया रिक्रूटर को भी हम एक कंपनी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में गिना जाएगा। सो इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द रेस्टोरेंट, बट कैश बैलेंस में कमी आएगी। जब भी हम नया इक्विपमेंट बाय करते हैं, वो एक एसेट हो जाएगी। जब रेस्टोरेंट लोन लेता है, तब उसके पास कैश आएगा और वो एक लायबिलिटी बन जाएगी कंपनी के लिए। सेम वे, जब कंपनी फ्रेश शेयर्स को इश्यू करती है, तब कंपनी के पास कैश का इनफ्लो आएगा, बट वो चीजें कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है। देखिए, शेयर कैपिटल को हम लायबिलिटी में क्यों गिनते हैं, वो जानना है तो आप मेरा बैलेंस शीट का वीडियो जरूर चेकआउट करिए। उसमें हमने डिटेल में समझाया है कि क्यों शेयर कैपिटल को हम लायबिलिटी में कंसिडर करते हैं। जब भी कंपनी एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती है, तब हम उसको एक एसेट गिनने जाएंगे, क्योंकि दैट विल जनरेट कैश इन द फ्यूचर। सेम वे, जब कंपनी एक नया बिल्डिंग परचेस करती है, डेफिनेटली वो एक एसेट परचेस करी है, बट कैश फ्लो डिक्रीज होगा। जब किचन को ऑपरेट करना है, तब वो भी एक एसेट इंक्रीज होगा, बट कैश डिक्रीज होगा। देखिए, हम रेस्टोरेंट के एग्जांपल को किसी कंपनी के एग्जांपल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी में कैश डिक्रीज होगा, बट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश बढ़ेगा। टोटल कैश फ्लो ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्लस नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। सो चलो अभी हम एक रियल एग्जांपल लेते हैं। अभी आपके सामने आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें राइट हैंड टॉप कॉर्नर में दिखाया गया है रुपीस इन करोड़, मतलब सारी वैल्यू है वो रुपीस इन करोड़ है। पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें ये सारी एक्टिविटीज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से आई है। और एंड में जो आप देख पा रहे हो, नेट कैश फ्लो यूज्ड इन स्लैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मींस ब्रैकेट वाली वैल्यू इट इज नेगेटिव वैल्यू, इट विल बी कंसीडर एज अ नेगेटिव। रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में टोटल कैश फ्लो है -512 करोड़। देखिए, अभी हम चल रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के ऊपर। ये सारी एक्टिविटीज को कंपनी ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के तौर में दिखाया है और इसमें अंत में दिखाया है कि टोटल नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज इक्वल टू 74,257 रुपीज। सी, अभी हम चलते हैं कैश फ्लो एनालिसिस फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इसमें कंपनी ने डिटेल में देखा है कौन कौन से एक्टिविटीज से कंपनी में कैश का इनफ्लो है या फिर आउटफ्लो है। यहाँ पर हम एंड में देखेंगे टोटल नेट कैश फ्लो यूज्ड इन स्लैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज इक्वल टू ब्रैकेट 76,657 रुपीज इन करोड़, बट इट इज ब्रैकेट, दैट्स व्हाई इट विल बी कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव वैल्यू। बट नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, नेट डिक्रीज स्लैश इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये क्या है? यहाँ पर आप क्लियरली देख पाओगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8,485 करोड़ रुपीस। वो अमाउंट है लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमेशा कंपनी का कैश फ्लो एनालिसिस में हम पास्ट ईयर के भी कैश फ्लो हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो पैसा कंपनी के पास पहले से है या फिर उसका पहले से डेब्ट ऑब्लिगेशन है। इसीलिए कंपनी के उस कैश फ्लो को हर बार इसमें ऐड या फिर माइनस किया जाएगा। जब हम टोटल करेंगे तीनों एक्टिविटीज का, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज, टोटल सम आ रहा है 2,912 रुपीज, बट इट इज इन नेगेटिव। बट जब हम उसको ऐड करते हैं पास्ट ईयर के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस से, then the value will be in positive, यानी कि फाइनल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5,573 रुपीज। सो कंपनी के पास अभी 5,573 करोड़ रुपीस है। देखिए, आप जब भी कैश फ्लो एनालिसिस करें, तब आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जितना भी सेल्स हुआ उतना अमाउंट तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश से ज्यादा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना भी कंपनी ने सेल किया उससे जितना मनी आया, एटलीस्ट उससे कम तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कॉस्ट होना चाहिए, तभी कंपनी को प्रॉफिट होगा। सो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि काफी सारी कंपनी ऐसी होंगी जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कॉस्ट ज्यादा होगा बट उसका सेल्स एंड प्रॉफिट बहुत कम होगा, तो उस कंपनी को हम फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये कैश फ्लो को हम बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर आप बैलेंस शीट में देख रहे हो
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5,570 रुपीज़। वो कहाँ से आया? वो आ गया यहाँ से। यहाँ हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और यहाँ पर लिखा है रिफर नोट नंबर 8, और वो सेम चीज़ यहाँ पर नोट 8 में आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखाया गया है। सो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कैसे बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट किया जाता है। और जिस भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करे तो डेफिनेटली आपको कैश फ्लो एनालिसिस जरूर देखना है, ताकि आप समझ पाए कि कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना कॉस्ट है और उसके सामने कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। और हाँ, आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। earthrupee.com वेबसाइट पर जाइए और उसमें कोई भी सर्विस या फिर मेरे प्लान को सब्सक्राइब करिए, उसके ऊपर आपको 30% का ऑफर मिल जाएगा। सो चलिए जल्दी चेकआउट करते हैं, एंड मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।